सर्कुलर मोशन का सिर्फ काइनेमेटिक्स है, जो डायनामिक्स है वो वर्क एनर्जी पावर के साथ आए। देखते हम कल कर लेंगे सर वर्क एनर्जी पावर के साथ साथ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, उसके ज्यादा एमसीक्यूज है। ओके, बोला यहाँ पे 59 है, लेकिन 4-5 छोड़ने पड़ेंगे एमसीक्यू। किसके? डॉपलर इफेक्ट के, बिकॉज ऑफिशियली डॉपलर इफेक्ट है नहीं, लेकिन जो 180 वाले उनको देख के जाना पड़ेगा भैया, डॉपलर इफेक्ट भी देख के जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलो ये शुरू करते फंडामेंटल से। फंडामेंटल चीजें जो है वेव्स की, उससे ये पहली चीज क्या है, देखो लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पता नहीं क्यों हर बार पूछ लेते हैं ये भी। लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम बट साउंड नॉट, क्या कारण हो सकता है? उनका नेचर, लाइट इज नॉन मैकेनिकल वेव, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और कैसा बनता है, क्या बनता है, पूरा डिटेल में पढ़ा है हमने, उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती। साउंड वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, गलत है। घर पे प्रैक्टिस करते वक्त गलत ऑप्शन पढ़ा करो, ताकि फिर क्लिक होते रहता, थोड़ा सा छपते रहता दिमाग में। लाइट वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, गलत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। नेगेटिव स्टेटमेंट जब पढ़ते ना हम, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट पे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता। जैसे कि मैं बोलता हूँ मेरी बीवी अच्छी है, तो और ज्यादा गुस्सा आता मेरे को उस पर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हाँ, यस, ओके, तो उससे क्या थोड़ी सी दिल को ठंडक मिलती, थोड़ी सी बुराई क्या मेरे घर पे तो कर नहीं सकते, तो कैमरे पे ही कर लेते, सुकून मिलता थोड़ा। ओके, स्पीड ऑफ साउंड इज वेरी मच स्लोअर देन लाइट, गलत बात है ये। साउंड की स्पीड लाइट से कम रहती है, ये सही है, ये सही है, लेकिन यहां के लिए गलत है। सही है ना, साउंड की स्पीड कम रहती, लेकिन ये कोई रीजन नहीं हुआ। ठीक है ना, बचा क्या? लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इस वजह से वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, साउंड नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ओके, यहां चलते, क्या बोल रहा है, ये बड़े अच्छे सवाल है, और ऐसे सवाल भी आते हैं एग्जाम में। साउंड की स्पीड क्या रहती? सर साउंड की स्पीड रहती, इसको आरएमएस के साथ रिलेट करते रहे अपन, √3 RT/m VRMS। इसकी क्या रहती? वेलोसिटी ऑफ साउंड √γ RT/m, और वो गैस मॉलिक्यूल रहता, ये साउंड है। γ मतलब वो CP/CV वाला, 1+2/f वाला, एंड m मतलब मोलार मास, m मतलब मोलार मास। 2-3 सवाल बहुत अच्छे इस पे बेसा। द डेंसिटी ऑफ एयर एट NTP, इतनी डेंसिटी है, ओके, एंड गामा इज इतना। द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट NTP, ये RT/m के जगह अपन क्या लिख सकते? P/ρ लिख सकते। समझ आ रहा है ना, P/ρ। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या बन जाता? अब देखो यहाँ पे कितना खतरनाक लेवल का अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं हम, शर्मा जाएंगे ये लोग, ऐसे क्यों दिया हमने इनको सवाल करके। तो क्या होगा? γ P/ρ। अब बच्चों को क्या लगता है P दिया ही नहीं, अरे भाई एटमॉस्फेयर ले ले। ओके, γ P/ρ, नॉर्मल प्रेशर क्या रहता है? 1 एटमॉस्फेयर, और इसमें सवाल ही वो है कि इसमें प्रेशर नहीं देंगे वो लोग। ओके, आपको लेना पड़ेगा। तो γ कितना है? 1.41 इंटू P, 1.013 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय रो कितना है रे? 1.293। अब देखो अप्रोक्सीमेशन, सर का अप्रोक्सीमेशन देखो, ये और ये कट गया, ये इसको कटाओ। ओके, तो ये इधर से रख गया, 10⁴ हो गया, 10⁴ का 10⁻²। ओके, तो इसको ये 10 के नजदीक है, ठीक है ना। तो ये 16 होता तो 4 आता, 4 से छोटा, 4 से छोटा मतलब 3.3 या 3.4 जो भी है, तो कितना आएगा? 330 मीटर पर सेकंड के आसपास, जो कि साउंड की स्पीड होती भी है। देखो क्या है? 332। अभी आपके जैसे बच्चों इसकी हरकत नहीं करेंगे, वो 332.3, 332.4, 332.5, मारो मुझे, मारो मारो, समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं रहता, ऐसे नहीं रहता। समझ में आ गया? तो क्या रहेगा इसका फिर? ऑप्शन नंबर 3। ओके, यहां चलते हैं। क्या है भाई ये? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज द सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव? सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, ये SHM है, प्रोग्रेसिव वेव नहीं है, ये स्टेशनरी वेव जैसा कुछ लग रहा है। ω_t की एक टर्म और cos kx की एक टर्म, ये भी SHM है, ये सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है। ओके, इससे क्या क्या पता लगता? सर वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव कितना रहता? ω/k। सही जा रहे अपन? वेलोसिटी ऑफ वेव क्या रहता? ω/k। तो A sin ω_t - kx इज सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, मतलब पार्टिकल ऑसिलेट करता वेव आगे जाता, पार्टिकल ऑसिलेट करता वेव आगे जाता। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, ये चलते। क्या है भाई? द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैन्स वॉइस इज 300 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ इज 1 मीटर। मैन, मेरे जैसा मैन, ओके, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है?
300 हर्ट्ज। हंस क्यों रहे हो भाई? मैंने बोले तो क्या पागल हो गया भाई तुम? हो गए 300 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ कितना है 1 मीटर। ओके, फिर चाइल्ड, तुम्हारे जैसा छोटा सा बच्चा, चाइल्ड, बच्चे हो गया तुम, वहां पे घोड़े हो गए तुम। ओके, चाइल्ड, ओके, घोड़ी घोड़ा, ओके, वो तो अच्छा वर्ड बोल दिया मैंने, गधा गधी बोलना चाह रहा था मैं। ओके, चाइल्ड, चाइल्ड क्या है भाई? चाइल्ड की जो वेवलेंथ है वो कितनी है 1.5 मीटर। फ्रीक्वेंसी कितनी है? पूछिए, फ्रीक्वेंसी पूछी, सही है ना? यस। तो एक बात बताओ, वेलोसिटी कभी नहीं बदलती। साउंड की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ये चेंज होगी, लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। जैसे 3 होते हैं हमारे पास, अल्ट्रासोनिक, सोनिक, इंफ्रासोनिक, तीनों की फ्रीक्वेंसी रेंज अलग, लेकिन तीनों की स्पीड कैसी? सेम। तो ये डेटा से हम स्पीड निकालेंगे एंड वो स्पीड इसके लिए यूज करेंगे। समझ आ रहा? ये डेटा से स्पीड निकालेंगे, उसको इसमें यूज करेंगे, बिकॉज गिवन टाइप ऑफ वेव की स्पीड जो रहती गिवन मीडियम के लिए सेम रहती। मीडियम चेंज, स्पीड चेंज। तो स्पीड कितनी आ जाती? v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। एफ कितना है 300, लैम्बडा कितना है 1। साउंड वेव्स का वेवलेंथ बहुत बड़े बड़े रहते, तो ये क्या हो गया 300 मीटर पर सेकंड। वही इसका होगा, वही इसका होगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय वेवलेंथ, सही ना? v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा, वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। वेलोसिटी कितनी है रे 300। और ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, हम इतना सारा ढेर सारा पढ़ के जाते हैं, सवाल क्या आता? खोदा पहाड़ निकला चूहा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तैयार रहना इसके लिए भी। लैम्बडा 1.5 मतलब 3/2। कुछ लोगों को वहां भी गिल्ट लगता, इतना आसान क्यों आ गया यार, ये तो उसको भी आता, उसको भी आता, मैंने तो ये पढ़ा था। ऐसे नहीं करना। समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरों की बीवी, दूसरों का मोबाइल देख के जलना नहीं बेटा। 3 × 1 वो अपनी किस्मत रहती। समझ में आ रहा ना? अपनी बीवी या अपना हस्बंड जो रहता वो देवाच्या प्रसादासारखं असतं, त्याच्यात नावं नाही ठेवायचे असतात। ओके, जो मिला उसको दिल लगा के खाने का रहता। ओके, तो ये क्या हो जाता 100 हो जाता। वही बोल के तसल्ली देते, अब क्या कर सकते दूसरा। ओके, तो 2 ऊपर चले जाता, 100 × 2 क्या आ जाता 200 हर्ट्ज। 200 हर्ट्ज। तो 200 हर्ट्ज कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहां चलते हैं। क्या बोल रहा है? कंसीडर, हाँ ऐसे कुछ दिया, इक्वेशन दिया है। ओके, सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ये बोल रहा है स्टैंडिंग वेव है, गलत। स्टैंडिंग वेव नहीं है भाई ये। ओके, आर ट्रू बोला है, मतलब 2 भी हो सकते हैं। तो अब क्या बोला है? द स्पीड ऑफ वेव इज 50/7। स्पीड क्या रहता? ω/k। ओमेगा टी के साथ जो है वो ओमेगा 500/70, तो 0 0 कैंसल। 50/7 मीटर पर सेकंड। यहाँ ना कुछ झोल है, वो ये मिलीमीटर में या इसमें कुछ, तो उतना अवॉइड करते हैं अपन ना, सही आएगा, वो टेंशन मत लो। 50/7 तो ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। स्पीड ऑफ वेव इज 50/7। क्या बोल रहे हैं? द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज, फ्रीक्वेंसी कैसे पता करेंगे? ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल टू 500, ओमेगा इज इक्वल टू 500, तो 2πf इज इक्वल टू 500। तो f कितना आएगा 500/2π। ऐसा है क्या वो 500/2π? नहीं, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद 2 नियरेस्ट पॉइंट इन द सेम फेज हैव सेपरेट। 2 नियरेस्ट पॉइंट इन सेम फेज इज कॉल्ड वेवलेंथ, इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो सेपरेशन मतलब वेवलेंथ पूछ रहा है, तो वेवलेंथ कैसे आएगा? k से आएगा। k इज इक्वल टू 70 ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो k कितना आया 70, तो k कितना 2π/λ इज इक्वल टू 70। तो लैम्बडा उधर ले लो, लैम्बडा कितना आ जाएगा 2π/70, 2π/70। ये क्या आ जाएगा मीटर, लेकिन यहां क्या दिख रहा है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 200π/70, 0 0 कैंसल, तो कितना आ जाएगा 20π/7। वेवलेंथ कितना आएगा 20π/7 मीटर। किधर गए ये? सही है, तो 2 और 4 ट्रू है, 2 और 4 ट्रू, ये 2 और 4 सही है। ओके, चलो आगे चलते। ये देखो, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अल्ट्रासोनिक, ये तो बता दिया अभी अल्ट्रासोनिक की वेलोसिटी, इंफ्रासोनिक की एंड ऑडिएबल मतलब सोनिक की, जिसको सुन सकते हैं हम। फ्रीक्वेंसी रेंज क्या रहती 20 से 20 किलो हर्ट्ज। इंफ्रा मतलब 20 से कम, 20 हर्ट्ज से कम,
अल्ट्रा मतलब 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा, समझ आ रहा है? तो तीनों की स्पीड कैसी रहती बेटा? सेम रहती। फ्रीक्वेंसी का फर्क रहता जिसकी वजह से वेवलेंथ में फर्क आ जाता, लेकिन स्पीड सबकी सेम रहती एक मीडियम में। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 ये चलते हैं। क्या बोल रहा है? इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज 384 हर्ट्ज एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इतना, हाउ फार साउंड हैज ट्रेवल्ड फॉर कंप्लीट 36 वाइब्रेशन। ऐसा भी सवाल बहुत बार देखा है मैंने। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 36 इंटू वेवलेंथ। क्यों ऐसा? एक वेवलेंथ के, एक ऑसिलेशन के लिए एक वेवलेंथ, 36 ऑसिलेशन के लिए 36 वेवलेंथ। तो ये 36 इंटू वेवलेंथ क्या रहता? V बाय एफ। सही है कि नहीं? V बाय एफ। तो भाई 36 इंटू V बोलो कितना है? 352 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ कितना है? 384। ओके, तो 6 से होगा क्या? 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 37 38, 6 4 जा 24। अब 8 से कैंसिल होगा, 8 8 जा 84, 8 3 जा 32। हाँ 4 आएगा क्या? ये यार हेडजान फिडजा बड़ा मुश्किल जाता है मेरे को। 8 चौक 32, 3 8 चौक 32, 4 दुनिया 8, 4 1 4, 4 1 4, बे एक बे बेत्रिक सा अक्कर त्रंग 33। सही, सीधा सीधा था। ये जा वो जा क्या लगा रखा है? ओके, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यहाँ चलते भाई। ये देखो क्या बोल रहा है? द वेलोसिटी ऑफ साउंड, टेम्परेचर का बोल रहा है, बाकी कोई नहीं। तो वेलोसिटी क्या की? V से 2V की। V कब थी? 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो दूसरा टेम्परेचर हमें पूछा है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या रहता? वेलोसिटी ऑफ साउंड रहता अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम। इस हिसाब से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T, इस हिसाब से T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। और T टेम्परेचर किस में रहता? केल्विन वाला, एब्सोल्यूट वाला। T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। तो T2 बाय T1 इज इक्वल्स टू V2 बाय V1 होल स्क्वायर। T2 हमें पता करना है, T1 कितना है? 300 केल्विन। और नहीं समझे क्या? 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन। V2 दूसरी वेलोसिटी डबल कर दी उन्होंने, और पहली वेलोसिटी कितनी है? V, इसका स्क्वायर, V कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, ये 3 उधर चल जाएगा, तो कितना? 1200 केल्विन। सही है ना? 1200 केल्विन ये T2 आ जाएगा। ओके, तो इसमें से 273 माइनस करेंगे तो 927। सही जा रहा है क्या अपन? 927 डिग्री सेल्सियस। तो 927 डिग्री सेल्सियस। सारे सवाल थोड़ी डिफिकल्ट आएंगे। ओके, 30 सवाल तो ऐसे ही आएंगे भाई, सीधे सीधे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। यहाँ चलते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा सवाल है। अगर मैं पेपर बनाऊंगा, इस टॉपिक से पेपर डालना है, इससे क्वेश्चन डालना है, तो यही डालूंगा। कैसे डिसाइड होगा कि स्पीड हमें क्या करना है? विच टेम्परेचर मैक्सिमम स्पीड बताना है। गैसेस वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी लार्जेस्ट। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम। तो जिसका गामा बाय एम सबसे ज्यादा, उसमें स्पीड भी ज्यादा। तो मास कम होना चाहिए, गामा ज्यादा होना चाहिए। तो एक हम मोनो एटॉमिक के लिए सोच सकते हैं कि मोनो एटॉमिक का गामा कम होता है, कम ही रहता ना, क्या ज्यादा? 1 + 2/f ज्यादा रहता। ये डायटोमिक है, लेकिन इसका मोलार मास बहुत ज्यादा कम है। तो हाइड्रोजन के लिए गामा बाय एम सबसे ज्यादा, गामा बाय एम सबसे ज्यादा, बिकॉज मोलार मास कम है। तो गामा बाय एम सबसे ज्यादा, तो स्पीड भी सबसे ज्यादा। ओके, तो आंसर क्या रहेगा? हाइड्रोजन। डायरेक्ट याद रख लेना तुम। ओके, रीजन भी वही बता रहे लोग। यहां चलते हैं। अ ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग विथ लीनियर मास डेंसिटी, मतलब म्यू। म्यू कितना है? 0.2 kg/मीटर। आगे क्या पड़ा? इक्वेशन दिया वेव का। ओके, वेव रिएक्शन, ठीक है। टेंशन इक्वल टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग इक्वल टू, टेंशन पता करना है। कैसे पता करेंगे? जो वेलोसिटी का फॉर्मूला रहता V इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ T इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग अंडर रूट ऑफ T बाय म्यू। सही है? वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग T बाय म्यू। और इक्वेशन से वेलोसिटी कैसे पता करेंगे? ओमेगा बाय के। सही जा रहे क्या? ओमेगा बाय के अंडर रूट ऑफ T बाय म्यू। वी आर इंटरेस्टेड इन T। तो जो T के साथ है वो ओमेगा, जो T के साथ है वो ओमेगा, और जो x के साथ है वो k। तो जो t के साथ है वो ओमेगा, तो ओमेगा कितना? 420, बिकॉज ओमेगा t माइनस के एक्स, ऐसा रहता ना सीन। तो ये आ गया 420, और k कितना आ गया?
21 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू कितना है 0.2, 21 दूनी 42 0, दोनों साइड का स्क्वायर करो, 20 का स्क्वायर 400 इज इक्वल टू टी बाय 0.2, बिकॉज रूट हट गया ना तो ये इधर आ गया तो 80 हो जाएगा, तो टेंशन कितना आ जाएगा 80 न्यूटन, टेंशन विल बी 80 न्यूटन, तो ऑप्शन नंबर 4 सही। टेंशन कितना आ गया 80 न्यूटन, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। यहां चलते हैं, देखो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द पेयर आर इन फेज, ये पार्टिकल इधर जा रहा, ये पार्टिकल इधर जा रहा, ये पार्टिकल नीचे जा रहा, ये पार्टिकल इधर जा रहा, ये पार्टिकल उधर जा रहा, ये पार्टिकल सेम फेज में नहीं है, ये नीचे जा रहा, ये ऊपर जा रहा, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल सेम फेज में, समझ आ रहा है, तो बी एंड जी, बी एंड जी। और कौन सा ए डी, नहीं ना, वो ऊपर का ये नीचे का, समझ में आ रहा है, उसका स्टेट ऑफ, बिकॉज 0 π/2 और ये 3 π/2 है, तो π/2 एंड 3 π/2 आर नॉट सेम, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, ये निगेटिव एक्सट्रीम। अभी एक नाव का प्रॉब्लम है ऐसा, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पे एक निगेटिव एक्सट्रीम पे, समझाऊंगा मैं, ओके, वो सेम नहीं है, अगर सेम लग भी रहे तो ज्यादा सही कौन सा है ये, ठीक है, तो इस तरह से, तो ऑप्शन नंबर 4। यहां चलते हैं, हमें क्या करना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कंपेयर करनी है, इफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ω1 ω2 ω3। एक बात बताओ, ये जो वेव 1 है, एक वेव का ड्यूरेशन ये है, वेव नंबर 3 देखो, एम्पलीट्यूड भले ही कम है लेकिन उतना ही ऑसिलेशन है, तो ω1 और ω3 कैसा है, सेम, बिकॉज दोनों का पीरियड कैसा है, सेम, पीरियड कैसा है, सेम। अब इसका पीरियड देखो, 2 नंबर वाले का, 2 नंबर वाले का पीरियड देखो, 2 नंबर वाले का पीरियड कैसा है, ज्यादा है, पीरियड कैसा है, ज्यादा है, तो ओमेगा कम, ओमेगा क्या हो जाएगा, कम, तो ω3 कम, ω1 इज इक्वल टू ω3, ω1 इज इक्वल टू ω3 एंड ω2 है ना वो, ω2 कम, यहां मैच हो रहा, सही है। अच्छा, इसमें 1 और 2 में फर्क क्या है, एम्पलीट्यूड का, देखो एक की एम्पलीट्यूड ये है और तीसरे की एम्पलीट्यूड ये है, तो एम्पलीट्यूड अलग, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी या पीरियड से कोई रिलेशन नहीं रहता, एनर्जी से रिलेशन रहता है उसका, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1 ऑप्शन इज करेक्ट। क्या है यहाँ पे, साइनोसाइडल वेव्स प्रोपेगेट ए एंड बी, फिगर रिप्रेजेंट पार्टिकल, क्या क्या पता करना है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। वेवलेंथ के लिए आपको डिस्टेंस का ग्राफ देखना पड़ेगा, वेवलेंथ के लिए आपको डिस्टेंस का ग्राफ देखना पड़ेगा, देखो 1 से 4 ये एक ही वेव का ग्राफ है, बस ये क्या है, ऑसिलेशन वर्सेस टाइम, ये क्या है, एम्पलीट्यूड वर्सेस डिस्टेंस, बिकॉज 3 पैरामीटर रहते, एम्पलीट्यूड, डिस्टेंस एंड टाइम, तो 2 अलग अलग ग्राफ दिए इन्होंने, समझ आ गया। तो वेवलेंथ के लिए 1 से लेके 4 मतलब कितना, 3, और 4 से 7 कितना, 3, 3 और 3 6, तो वेवलेंथ कितना हो गया, 6 मीटर, वेवलेंथ कितना हो गया, 6 मीटर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए टाइम देखना पड़ेगा, 0 से 2, 2 से 4, पीरियड कितना है, 4 सेकंड, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, 1/4, 1/4 इज 0.25, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 0.25 हर्ट्ज। स्पीड, स्पीड v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा, एफ लैम्बडा, एफ कितना है रे, 1/4, एफ कितना है, 1/4, लैम्बडा कितना है, 6, मतलब 3/2, मतलब 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल वेलोसिटी अलग, वेव वेलोसिटी अलग, मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या था, ए ओमेगा। अच्छा, ए कितना, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड 3 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, तो 3 × 10⁻³ एंड ओमेगा 2 पाई एफ, एफ कितना है, 1/4, 2 2 4, ओके, 3.14, 1.57, इतना तो याद हो गया होगा अभी तक, π/2 1.57, तो 7 × 21 1 2 5 × 15 16 17 1 3 1 3 और 1 4, सही है। 4.71 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड और 4.71 मिलीमीटर पर सेकेंड, ये क्या आ गई, मैक्सिमम वेलोसिटी, ओके। अच्छा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर, मतलब ए ओमेगा इंटू ओमेगा, कैलकुलेशन के लिए इजी होगा भाई, बिकॉज ए ओमेगा है अपने पास, ए ओमेगा कितना है, 4.71
ओमेगा कितना 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 1/4, ये 2 2 जा 4, पाई बाय 2 फिर से कितना आ जाता 1.57, 1.57, 4 मतलब 8 से थोड़ा सा छोटा, 6 से भी छोटा आएगा, कुछ आ जाएगा। ओके, ऑप्शन देख के बता लेंगे, चेक कर लेते हैं। 6.25 1.5, ठीक है ना, 1.5 राइट। और ये पाई के फॉर्म में 1.5 पाई आ रहा था क्या? यस, 3/1.5 पाई मिलीमीटर पर सेकेंड, और ये क्या था फिर 0.75 पाई मिलीमीटर पर सेकेंड, पाई के फॉर्म में ऐसा। ओके, यहाँ चलते हैं। इसमें प्रिंट मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक है, आंसर मैच हो जाएगा लेकिन यूनिट मैच नहीं होगी, प्रिंट मिस्टेक है। कैसे देखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग इतना, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ वेव, द वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, वेवलेंथ कहां से मिलेगी, ये 6.28 को मत भूलना, इसको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, ये यहां मल्टीप्लाई होगा, ये यहां भी मल्टीप्लाई होगा, तो k क्या होगा, k जो x के साथ है, तो x के साथ कौन है 6.28 इंटू 0.5, समझे कि नहीं, 6.28 इंटू 0.5। ओके, अच्छा, तो k की जगह क्या रखना था 2 पाई बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 6.28 इंटू 0.5, तो ये 2 पाई और ये कैंसिल, 0.5 मतलब 1/2, तो लैम्बडा कितना आ जाता 2, लैम्बडा कितना आ जाता 2। ओके, तो ये k किस में था, वेयर x इज इन सेंटीमीटर, x इज इन सेंटीमीटर मतलब ये सेंटीमीटर में ही आता, x सेंटीमीटर में, तो ये किस में आएगा सेंटीमीटर। लैम्बडा कितना आया 2 सेंटीमीटर। अब हमें पता करना है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या रहती रे ओमेगा बाय k, दोनों का साइन अगर सेम रहता तो किधर जा रहा निगेटिव एक्सिस में, और दोनों का साइन अगर अपोजिट रहता तो पॉजिटिव एक्सिस में जा रहा, समझ आ रहा है। और उससे ट्रांसवर्स लॉन्जिट्यूडनल कैसे पहचानना है हमने सीखा है। ओमेगा बाय के, ओमेगा किसके साथ वाला टी के साथ, टी के साथ 50 है कि 6.28 इंटू 50 है, 6.28 इंटू 50 मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, वो बात अलग है कि कैंसिल हो जाएगा लेकिन लिखना तो ऑफिशियली पड़ेगा। और के एक्स मतलब एक्स के साथ जो है वो के है, एक्स के साथ कौन है 6.28 इंटू 0.5, तो ये और ये कट गया, ये 1/2 हो गया, 2 ऊपर चला गया तो 100 हो गया, और कहानी सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो यूनिट में प्रिंट मिस्टेक है 100 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड ये सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, फोर्थ में कहा है मीटर है ना बेटा, मीटर है, यूनिट बदल नहीं सकते ऐसा, ठीक है ना, तो सेंटीमीटर एंड सेंटी, ये वर्ड में देखो आंसर आया भी, लैम्बडा कितना 2 सेंटीमीटर एंड ये 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, इतनी जबरदस्ती नहीं चलती ना, बहुत नुकसान हो जाता फिर। ओके, यहाँ देखो 2 स्मॉल बोट, ये बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम बहुत आते हैं। 2 स्मॉल बोट्स 10 मीटर अपार्ट ऑन अ लेक, लेक में 10 मीटर दूर है एक दूसरे से, ईच पॉप्स अप एंड डाउन विथ पीरियड 4 सेकंड, मतलब दोनों के ऑसिलेशन का पीरियड कितना है 4 सेकंड, बिकॉज पानी पे वेव्स रहेंगे। ठीक है, व्हेन वन बोट इज एट हाईएस्ट पॉइंट, अदर बोट इज एट लोवेस्ट पॉइंट, वन बोट इज एट हाईएस्ट पॉइंट, अदर बोट इज एट लोवेस्ट पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है ये कितना दिया है 10 मीटर, तो क्या ये लैम्बडा बाय 2 है, एक बोट हाईएस्ट पॉइंट पे एक बोट लोवेस्ट पॉइंट पे, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2 10 हो गई, तो लैम्बडा कितनी हो गई 20 मीटर, सही कि नहीं, ये क्लिक करना चाहिए, लैम्बडा बाय 2 कितना होगा 20 मीटर। अब इसमें तुम ये मत बोलो सर उन्होंने कहा दिया है, एक ऐसे भी हो सकता है, एक ऐसे भी हो सकता है, एक यहाँ हो एक यहाँ हो, तो बैठ सोचते दूसरे लिख के डॉक्टर बन जाएंगे, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो क्या पॉसिबिलिटी है वो सोच के करना पड़ेगा। ओके, तो फिर ऐसे तो फिर कोई बोलेगा तीसरा, कोई बोलेगा चौथा, ऐसे नहीं है था, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो 20 मीटर हो गया है। When boat is at highest point and lowest point, both boats are always within single cycle wave, देखो बोल दिया तुम्हारा समाधान हो गया, एक ही साइकिल में है, होता है कहीं ना कहीं, बिकॉज 2-3 का तो होगा ही नहीं। ओके, द स्पीड ऑफ वेव इज v इज इक्वल टू लैम्बडा बाय टी, f लैम्बडा रहता ना, f इज 1/t, लैम्बडा कितना है 20, t कितना है 4, मतलब कितना 5 मीटर पर सेकंड। ये रडार वडार ये जो बने रहते हैं ना हॉलीवुड पिक्चर में दिखाते, वो अपनी तरफ इतने स्पीड से बढ़ रहा है, ये ऐसी टेक्निक रहती है, उसमें मॉड्यूलेट किया जाता है उसमें सिग्नल को एंड सॉफ्टवेयर से फिर फाइंड आउट करते, कितना आया 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ चलते हैं, ये क्या है 2 पार्टिकल्स, ये दिए मतलब एक ही वेव है, एक्स इनिशियल ये है, फाइनल ये है। ओके, 2 पार्टिकल्स ऑफ मीडियम
disturbed by the wave propagation along x1 is equal to 0 and x2 is equal to 1 centimeter. Respective displacement of the particle can be given by equation. ये और ये. The wave velocity is, wave की velocity. तो wave velocity पता करनी है. कैसे पता करेंगे? Two particles of medium disturbed by the wave propagation are x1 is equal to 0, x2 is equal to 1 centimeter. The respective displacements of the particle y1, y2, मतलब x1 पे का जो displacement है वो ये है और x2 पे का जो displacement है वो ये है. ओके, हमें क्या पता करना है? वेव वेलोसिटी. वेव वेलोसिटी क्या रहती? वेव वेलोसिटी इज ओमेगा बाय के. ओमेगा बाय के. ठीक है, तो अब ओमेगा कितना है यहाँ पे? 3 पाई. वो तो दिख रहा है. ओमेगा कितना है? 3 पाई. अब सवाल ये आता है कि के कैसे पता करें. देखो, इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाय 8. फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाय 8. डेल्टा फाई कितना आ गया? पाई बाय 8. ओके, पाथ डिफरेंस कितना है? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो के कैसे निकालेंगे? के इज इक्वल्स टू, हाँ, डेल्टा एक्स बाय लैम्बडा. लेकिन लैम्बडा के लिए कोई चीज नहीं है अपने पास. Two particles of medium disturbed by the wave propagation, x1 is equal to 0, x2 is equal to 1 centimeter. The respective displacement in centimeter. दो पार्टिकल इक्वेशन. हाँ बोलो क्या करेंगे? डेल्टा फाई बाय 2 पाई. डेल्टा फाई बाय 2 पाई. क्या 2 पाई बाय डेल्टा फाई? डेल्टा फाई बाय 2 पाई. डेल्टा फाई कितना है? पाई बाय 8 बाय 2 पाई. तो पाई पाई कैंसिल. कितना आ गया ये? 1 बाय 16. 1 बाय 16. तो v इज इक्वल टू ओमेगा कितना है? 3 पाई. ओमेगा कितना है? 3 पाई. और k कितना है? 1 बाय 16. नहीं, ऐसे नहीं आएगा. डेल्टा 5 बाय 2 पाई. द वेव वेलोसिटी इज, तो डेल्टा 5 आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया. डेल्टा x इज इक्वल टू, हाँ कैसे यूज करेंगे? डेल्टा 5 बाय 2 पाई को, ठीक है. फेज डिफरेंस डेल्टा 5, अगर एक मिनट, फेज डिफरेंस है हमारे पास और पाथ डिफरेंस है. फेज डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है. इससे लैम्बडा निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? देखो, 1 सेंटीमीटर पाथ डिफरेंस के लिए पाई बाय 8 फेज डिफरेंस. तो 2 पाई के लिए कितना? लैम्बडा. समझ आएगा? फेज डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है. हमारे पास क्या है? फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस है. तो यूनिटरी मेथड यूज करेंगे. यूनिटरी मेथड कैसे रहेगी कि भाई देखो 1 सेंटीमीटर पाथ डिफरेंस के लिए पाई बाय 8 फेज डिफरेंस. तो वेवलेंथ के लिए कितना रहता है? 2 पाई. दोनों को डिवाइड करो तो पाई से पाई कैंसिल. तो ये 1 सेंटीमीटर बाय लैम्बडा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 1 बाय 16. तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आता? 16 सेंटीमीटर. लैम्बडा इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. तो v इज इक्वल टू क्या है? एफ लैम्बडा. v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा. तो ओमेगा अगर 2 पाई हो गया तो ओमेगा की जगह क्या रख सकते? 2 पाई एफ. ओमेगा की जगह 2 पाई एफ. पाई पाई कैंसिल. तो f कितना हो गया? 3 बाय 2. f कितना हो गया? 3 बाय 2. तो f कितना है? 3 बाय 2. लैम्बडा कितना है? 16 सेंटीमीटर. 2 8 जा 16, 8 3 जा 24 सेंटीमीटर पर सेकंड. 24 बिल्कुल सही, सेंटीमीटर पर सेकंड. जब भी याद रखो फेज और टाइम या फेज और पाथ पता हो तो इससे वेवलेंथ पता की जा सकती है. ठीक है, यूनिटरी मेथड से वेवलेंथ आ गई, देन इसका ये आ गया. ठीक है, ऐसा फाइनल एग्जाम में अटक गए तो बड़ा टाइम जाता है. ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चीजें इससे रिवाइज हो जाएंगी. जरा ध्यान से सुनो. Let the speed of sound wave in hydrogen gas at room temperature is v0. तो साउंड क्या, स्पीड क्या रहती है? v साउंड. बहुत सारी चीजें रिवाइज होंगी, लेन दी है, ध्यान से सुनो. अंडर रूट ऑफ गैमा आर टी बाय एम. ओके, अच्छा. तो हाइड्रोजन का गैमा कितना रहता? गैमा इज 1 + 2 बाय एफ. 1 + 2 बाय एफ. हाइड्रोजन का कितना? 5. डिग्री ऑफ फ्रीडम 5. यहाँ पे 5 रख देंगे. 7 बाय 5. तो 7 बाय 5 बाय 2. मोलार मास 2.
इंटू आर टी, तो कितना हो जाता है अंडर रूट ऑफ 7/10 आर टी, अंडर रूट ऑफ 7/10 आर टी, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना दिया गया वी नॉट। तो एक चीज ये आ गई कि वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7/10 आर टी, अंडर रूट ऑफ 7/10 आर टी, ये आ गया वी नॉट। अच्छा, अब क्या दिया गया है ध्यान से देखो, अब ये बोल रहा है कि भाई what will be the speed of sound at room temperature which contain equimolar mixture of hydrogen and helium। तो velocity of sound in mixture is equal to under root of gamma of mixture RT by molar mass of mixture। ये केमिस्ट्री में बड़ा होता तुम्हारे। अब मिक्सचर किसका किसका है, हाइड्रोजन का और हेलियम का। हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल n, हेलियम का भी नंबर ऑफ मोल n, क्यों भाई इक्विमोलर। हाइड्रोजन का मोलार मास 2, हेलियम का 4, हाइड्रोजन का मोलार मास 2, हेलियम का 4। ओके अच्छा, Cp बताओ, Cp या पहले Cv बता दो, Cv क्या रहता, Cv से पहले F बता दो, चलो रिवाइज ही कर लेंगे पूरा। F डिग्री ऑफ फ्रीडम, भाई इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, इसका 3, इससे आ जाएगा Cv बताओ F/2R, F/2R 5/2R 3/2R, सही आ रहा है अपन। Cp बताओ 7/2R 5/2R, सही आ रहा है ना, ये आ गया। हमें क्या चाहिए, गैमा ऑफ मिक्सचर एंड मोलार मास ऑफ मिक्सचर। आसान है मोलार मास पता करना मिक्सचर का। मोलार मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू N1M1 प्लस N2M2 बाय N1 प्लस N2, समझा, ठीक है। हाँ, N इंटू टू, एक का मोलार मास 2 है, एक का 4 है, N इंटू 2 प्लस N इंटू 4 बाय N प्लस N 2N, मतलब सिंपल एवरेज हो जाता, हर बार नहीं होता, ये सीन में हो रहा। ओके, 4 और 2 6, 6/2 मतलब कितना 3, तो मिक्सचर का मोलार मास कितना आ गया 3। अब हमें पता करना है गैमा ऑफ मिक्सचर। गैमा ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू N1Cp1 प्लस N2Cp2 बाय N1Cv1 प्लस N2Cv2। अदर शॉर्टकट तरीके भी रहते, मैंने सिखाया था नंबर ऑफ मोल कंजर्वेशन से, ठीक है ना, लेकिन ये सब रिवाइज करने के लिए ये मेथड बता रहा मैं। तो N1 कितना है भाई N, Cp1 7/2R प्लस N 5/2R डिवाइडेड बाय N 5/2R प्लस N 3/2R, तो क्या कैंसिल होगा, R/2 N 7 और 5 12, 12 हो जाएगा, 12/8, सही जा रहे ना अपन, 4 3 = 12, 4 2 = 8। गैमा ऑफ मिक्सचर कितना आ गया 3/2। अब फॉर्मूला लिखते हैं, वी मिक्सचर हमें पता करना है, वी मिक्सचर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गैमा ऑफ मिक्सचर। गैमा ऑफ मिक्सचर कितना आया 3/2 RT बाय मोलार मास 3 आया, मोलार मास मिक्सचर का कितना है 3 आया, 3 कैंसल, तो वेलोसिटी ऑफ मिक्सचर कितना आ गया अंडर रूट ऑफ RT/2, RT/2। इसको ना बेटा वो पहले इक्वेशन से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय V नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 7/10 RT, सही है। तो ये अंडर रूट ऑफ RT कैंसल, तो यहां क्या सीन क्रिएट होगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ऊपर क्या बचा 1/2, नीचे क्या बचा 7/10, तो 2 1 = 1, 2 5 = 10, ये 5 ऊपर चला जाएगा 5/7 और V नॉट ऊपर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर विल बी वेलोसिटी इन मिक्सचर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5/7 V नॉट, अंडर रूट ऑफ 5/7 V नॉट। तो अपना रिस्क डिफाइन होना चाहिए, अगर आपके पास टाइम है तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हो आखिरी के लिए, ठीक है। तो क्या आ गया अंडर रूट ऑफ 5/7 V नॉट, अंडर रूट ऑफ 5/7 V नॉट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव, इंटरफेरेंस एंड बीट्स। चलो, if two waves of same frequency, same amplitude respectively on superposition produce resultant displacement
ऑफ सेम एम्पलीट्यूड वेव्स डिफर बाय, भाई इससे करते अपन ये फेज डायग्राम से, एक का एम्पलीट्यूड ए है, दूसरे का भी एम्पलीट्यूड ए है, और दोनों अगर 120 पे है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी ए ही आएगा। तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना, 120 डिग्री होना चाहिए। 120 मतलब 2π/3, सिंपल। और यही काम किस में चलता है, एसी में। एसी करंट ऐसे ऐड होता, वेव एसी करंट ऐसे ऐड होता, समझ आ गया। तो 2π/3 अगर होगा तभी ये देखो a1² से मारा 2π/3। ओके, आगे चलते क्या बोल रहा है। When a guitar sounded with 440 Hz tuning fork, 4 beats, a beats frequency 5 Hz is heard। गिटार साउंड किया किसके साथ, ट्यूनिंग फोर्क के साथ। फ्रीक्वेंसी ऑफ गिटार माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क इज इक्वल टू 5, और फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ गिटार इज इक्वल टू 5। सिखाया था मैंने आपको, बीट्स मतलब वो माइनस ये या ये माइनस वो। अच्छा, आगे देखो क्या हुआ। इफ एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विथ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 437 हर्ट्ज, मतलब क्या कर रहे इसमें, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे ना, सॉरी कम कर रहे, सॉरी गुड कम कर रहे, 440 से 437, शादीशुदा हूं मैं, इतना एडजस्ट करो, 440 से 437 मतलब कम कर रहे। तो क्या बोलने का मतलब है ये कि भाई ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कम कर रहे, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कम कर रहे, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कम कर रहे। ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी अगर कम करे ये बढ़ना चाहिए सब्सट्रैक्शन के हिसाब से, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कम करे तो ये कम होना चाहिए। यहां देखते क्या हो रहा है, 8 हो गया, 8 हो गया मतलब बढ़ गया, कहां बढ़ा, यहां पे, मतलब ये सही है और ये गलत है। तो ये फॉर्मूला सही है, n ऑफ गिटार माइनस n ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज इक्वल टू 5। तो हमें गिटार की पूछा होगा, वही तो होगा ना, स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी इज, मतलब गिटार को ही रहते ना स्ट्रिंग, हाँ टिंग टिंग टिंग, ऋतिक रोशन। तो एन जी माइनस एन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क कितना, 440। तो 8 लेके करोगे तो 437 रखो, 4 लेके करना है तो 440 रखो, इज इक्वल टू 5। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ गिटार कितना आएगा, 445 हर्ट्ज। बाकी प्रोसीजर से बहुत डिफिकल्ट जाता बेटा, इतना दिमाग तुम्हारे पास है नहीं। ओके, 445 हर्ट्ज, सिंपल, क्या हो रहा देखो सिचुएशन, उसके हिसाब से डील करो। ओके, 445 हर्ट्ज वही है ना, यस। यहां चलते हैं, ये इसमें भी आ जाता है ये सवाल वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन अ फिगर द इंटेंसिटी आई नॉट, दोनों की इंटेंसिटी कितनी है, इसकी भी कितनी है आई नॉट, इसकी भी कितनी है आई नॉट। तो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, आई नॉट, सॉरी I1 प्लस I2 प्लस I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi, याद है ना, एम्पलीट्यूड से इंटेंसिटी का फॉर्मूला ऐसे आता। तो अब हमें फाई आ गया तो अपना काम हो गया, पहले की इंटेंसिटी आई नॉट, दूसरे की इंटेंसिटी भी आई नॉट प्लस 2 अंडर रूट ऑफ आई नॉट कॉस फाई। तो किसी तरह से हमें फाई पता करना है। तो फाई पता करने के लिए पाथ डिफरेंस दिया है इन्होंने इनडायरेक्ट, ये वेव जो जा रहा ये कितना पाथ है, 4 मीटर, और ये वेव जो जा रहा है ये 5 मीटर है, पाइथागोरस थ्योरम, 4 3 5। तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 5 माइनस 4 मतलब 1। वेवलेंथ दिया है यहाँ पे 4 मीटर, तो 1 को क्या लिख सकता मैं, 4/4, 4 की जगह क्या रख सकता, वेवलेंथ बाय 4। अब नीचे भी वेवलेंथ मत रख देना, ओके। लैम्बडा बाय 4, तो फेज डिफरेंस के लिए लैम्बडा की जगह 2π रखो, 2π/4, और पड़ेगी नहीं है, 4 की जगह लैम्बडा रख दिया, लैम्बडा की जगह फेज चाहिए तो क्या रखते 2π, तो कितना आ जाता π/2, तो फेज डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे cos π/2, cos π/2 कितना रहता, 0, cos π/2 0 मतलब इतना 0, तो I नॉट प्लस I नॉट 2I नॉट, ठीक है। तो आंसर क्या आना चाहिए, 2I नॉट, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर, ठीक है। यहां चलते भाई, अब देखो 2 ट्यूनिंग फोर्क, 2 ट्यूनिंग फोर्क है और फ्रीक्वेंसी N1 एंड N2, दोनों के जो नंबर ऑफ बीट्स है वो कितने हैं, नंबर ऑफ बीट्स इज N1 में भी, तो दोनों पॉसिबिलिटी है, N1 माइनस N2 इज इक्वल टू N, या N2 माइनस N1 इज इक्वल टू N। तो N1 क्या हो गया, N1 हो गया
n प्लस n2 और n1 क्या हो गया n2 माइनस n, मतलब इसको क्या लिख सकता मैं n2 प्लस n या n2 माइनस n, तो n2 प्लस माइनस n, ओके, तो n1 क्या हो जाता n2 प्लस माइनस n, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, तो कौन सा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3। यहां चलते हैं, क्या है पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस, साइन और कॉस को इग्नोर मत करो, साइन और कॉस को इग्नोर मत करो, क्या हो जाएगा ये जो इसका फेज है φ1 पूरा फेज क्या है ओमेगा टी माइनस के एक्स, और φ2 क्या हो जाएगा φ2 विल बी पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, समझे कि नहीं, बिकॉज कॉस नहीं साइन करके लिखना पड़ेगा, कॉस को साइन कैसे करेंगे पाई बाय 2 ऐड करके, ठीक है। अच्छा दोनों का डिफरेंस करो तो क्या हो जाएगा, ये ओमेगा टी और ये ओमेगा टी कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो फेज डिफरेंस कितना आ गया, फेज डिफरेंस आया पाई बाय 2 प्लस फाई, पाई बाय 2 प्लस फाई, ज्यादा में से कम माइनस करेंगे पाई बाय 2 प्लस फाई, तो पाथ डिफरेंस कैसे आएगा डेल्टा फाई बाय 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस निकालना है बाय लैम्डा, और टाइम डिफरेंस डेल्टा टी बाय कैपिटल टी, ये इक्वेशन है, तो इसको यूज करेंगे, तो डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स विल बी डेल्टा फाई बाय 2 पाई इंटू लैम्डा, तुमने जो डेल्टा फाई पता किया है वो कितना है पाई बाय 2 प्लस फाई इंटू लैम्डा बाय 2 पाई, पाई बाय 2 प्लस फाई बाय 2 पाई इंटू लैम्डा, तो ऑप्शन नंबर 92, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ये ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। जो एंगल दिख रहा मेक श्योर के दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम हो, और सेम देंगे नहीं तुमको, समझ आ रहा है, इस तरह से जाना है। यहां चलते हैं, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनो, ये क्विंकिस ट्यूब एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड सवाल है, कैसे सुनो, ये क्या बोल रहा, अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी n, ये ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी है n, क्विंकिस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ओके, प्लेस नियर द ओपन एंड, यहां पे ओपन एंड पे रखे, फिर a long cylindrical tube, the tube has the opening as a removable piston, okay, the piston is moved through 8.75 cm, बड़ा इंटरेस्टिंग है और सबको नहीं आता है, ध्यान से सुनो, पहले ना ये पिस्टन यहां पे था, पहले ये पिस्टन यहां पे था, तो यहां से निकलने वाला साउंड यहां चले जाएगा, अब हम ये पिस्टन पीछे खींच रहे, तो क्या बोल रहा, यहां पर जब ये पिस्टन आया कितने डिस्टेंस पे 8.75 सेंटीमीटर पे, 8.75 सेंटीमीटर पे, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम से मिनिमम, तो मैक्सिमम टू मिनिमम लैम्डा बाय 2, मैक्सिमा मिनिमम मैक्सिमा लैम्डा, मैक्सिमम टू मिनिमम लैम्डा बाय 2, ध्यान से, अच्छा तो सर हुआ क्या होगा यहाँ पे, देख ऐसे हुआ होगा, एक वेव तो ये आया क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट, एंड एक वेव ऐसे क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट, फिर ये आगे चलता गया होगा, फिर रिफ्लेक्ट होके फिर वापस आएगा, समझ आ गया, तो मैक्सिमम टू मिनिमम मतलब पहले का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो पहली कंडीशन क्या है लैम्डा बाय 2, पहले मिनिमा के लिए कंडीशन क्या है लैम्डा बाय 2, तो पाथ कितना ट्रेवल किया उसने, ये गया ये आया, ये गया ये आया, तो 8.75 प्लस 8.75, तो 8.75 प्लस 8.75 इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, क्योंकि इंटेंसिटी मैक्सिमा से मिनिमा हुई, तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2, एंड पाथ डिफरेंस कितना डेवलप हुआ, ये गया ये आया, तो 2x, ओके, तो आई थिंक 8 दूनी 16 17 17.5 हो गया, इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा हो गया 35 सेंटीमीटर, समझ आ गया, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, 35 सेंटीमीटर, तो क्या पूछा हमें, वेलोसिटी दी वाली है 350 मीटर, हमें क्या पूछा है फ्रीक्वेंसी, सिंपल v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, सारी कहानी यहाँ की है, ये डबल करने का समझ में आना चाहिए, जाएगा फिर वापस आएगा, और ट्यूब में क्या था ऐसे ऊपर से जाके ऐसे आ रहा था, तो उसमें भी डबल करने का ही था, ओके, तो f क्या हो जाएगा, f ही पूछा ना, f इज इक्वल टू v बाय लैम्डा, v कितना है 350 और f कितना है 35 सेंटीमीटर है, मतलब 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता मैं, -2 ऊपर जाके +2, तो ये 10 हो गया, 10 इंटू 100 इज 1000 इज 2,
ठीक है, जब मैं पहली बार सॉल्व कर रहा था तो मेरा भी 2000 ही आया था, और कॉन्फिडेंस में ये नहीं लिया था मैंने, बी केयरफुल, हाँ ये भूल जाएंगे हम, बिकॉज वेव्स जा रहा फिर आ रहा, तो λ/2 कितना हो जाएगा ये। और मान लो फिर ऐसे भी दे सकता है, इंटेंसिटी बिकम मैक्सिमा टू मिनिमा टू मैक्सिमा, तो लैम्बडा लो फिर, तो λ/2 ले वो लैम्बडा, इतनी बड़ी बात है क्या? नहीं, लेकिन यहाँ फिर 2x लेना पड़ेगा, और क्योंकि इस ट्यूब होगी तो भी 2x लेना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे घूम के आता ना वो यू शेप की ट्यूब बनी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। ओके, यहां चलते, देखो I1 and I2 intensity of superposition, intensity of fluctuant, intensity when two progressive wave I1 I2 slightly different figure, resultant intensity बोल रहे हैं, resultant intensity मतलब net intensity। ध्यान से सुनो, एक वेव है एक दूसरा वेव है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है A1, इसका एम्पलीट्यूड कितना है A2, तो I max क्या आता सर? I max आ जाता A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, इसको विड्थ बोलते तुम। I मिनिमम क्या आता? I मिनिमम आता A1 माइनस A2 होल स्क्वायर, और इसका एम्पलीट्यूड I1 इंटेंसिटी I1, एम्पलीट्यूड A2 इंटेंसिटी I2, सबको पता है I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, I2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर। तो इंटेंसिटी किसके बीच में मैरी करेगी? सुपर इंपोजिशन के बाद मैक्सिमम टू मिनिमम के बीच में, तो इंटेंसिटी की रेंज रहेगी मैक्सिमम से लेके मिनिमम तक। ओके, तो मैक्सिमम ये है A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, तो A1 के जगह क्या रख सकते? रूट I1, A1 के जगह क्या रख सकते? रूट I1, दिस इंप्लाइज A1 इज इक्वल टू रूट I1, दिस इंप्लाइज A2 इज इक्वल टू रूट I2, तो यहां क्या रख सकते? रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर, ये कभी यूज नहीं करना, लेकिन मैंने समझाया था आपको एम्पलीट्यूड से करना है, और कहां तक? रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन? ये नहीं, ये फर्स्ट ऑप्शन, बिकॉज स्क्वायर नहीं ना इसमें, स्क्वायर करना पड़ेगा उसको। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं? इफ टू ट्यूनिंग फोर्क ए एंड बी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये लॉजिक से आता ही नहीं, इस पे मैथमेटिकल दिमाग लगाना पड़ेगा। टू ट्यूनिंग फोर्क है ए एंड बी, ध्यान से सुनो, टू ट्यूनिंग फोर्क ए एंड बी साउंडेड टुगेदर प्रोड्यूस 4 बीट्स, साउंडेड टुगेदर प्रोड्यूस 4 बीट्स। तो ऐसे करते हैं अपना, सुनो समझाने के लिए आपको थोड़ा सा डायग्राम बना देता मैं। 4 बीट्स, तो ये ए ये बी, या फिर ये ए और ये बी, समझे? दो कंडीशन हो सकती, ये ए ये बी, तो ये मिलके कितने बीट्स दे रहे? 4, या फिर ये ए और ये बी, ये मिलके कितने दे रहे? 4। ये ऐसे क्यों बताया मैंने कि भाई या तो बी से ए कम होगा, या तो, अच्छा उल्टा नाम देना पड़ेगा यहां पे, एक मिनट, बी से ए कम होगा, या तो ये ए होगा, नहीं ये बी होगा, ये बी होगा, ये ए होगा। मतलब क्या? 16, 20, 24, ये दोनों के बीट्स भी कितने आते हैं? 4, ये दोनों के बीट्स भी कितने आते हैं? 4। समझ आ गया? तो ऐसी सीन है। ओके, 4 बीट्स, ए इज स्लाइटली लोडेड विथ वैक्स, ए को क्या किया? वैक्स से लोड किया, ए को वैक्स से लोड किया, तो बेटा ए को वैक्स से लोड किया, दे प्रोड्यूस सेम बीट। अब एक बात बताओ, यहां पर मैं ए को वैक्स से लोड करूंगा तो और कम हो जाएगा, तो 8 बीट आएंगे फिर। समझ पा रहे हो? ये अगर सीन होता, मैं ए को वैक्स से लोड करता, ए को वैक्स से लोड करता तो ये कम हो जाता, तो बीट बढ़ जाते। अब सोचो ये सीन है, मैं इस पे वैक्स डालता तो ये यहां जाता, इस पे वैक्स डालता तो बहुत ज्यादा कम हो जाता वो, और ये यहां जाता, और ये यहां जाता तो फिर कितना देता? 4 देता। मतलब सीन ये है, समझे? सोचो कि ये सीन है, ये कम फ्रीक्वेंसी, ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी, हमने ए पे वैक्स डाला, जिस पे वैक्स डाला उसकी फ्रीक्वेंसी कम, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर कम हो गई तो नंबर ऑफ बिट 4 नहीं रह सकते, मतलब ये गलत हो गया। तो ये सीन है, बी कम ए ज्यादा। अब सोचो कि ए पे मैंने वैक्स डाला, ए पे वैक्स डाला तो ए की फ्रीक्वेंसी कम हो गई, अब कम वो वैक्स डिसाइड करेगा, तो कम होके यहां भी तो जा सकती है ना, कम होके यहां भी तो जा सकती है, एंड कम होके यहां चलेगी तो फिर 4 देगा। मतलब जो डिस्क्राइब कर रहा है वो सीन ये है,
ए की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, बी की कम, तो सीन क्या होगा, एन ए माइनस एन बी इज इक्वल टू 4। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 256, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 256, तो 256 अगर है तो 256 माइनस एन बी इज इक्वल टू 4, ये 4 इधर आ जाएगा, तो एन बी इज इक्वल टू 252, सही है। या फिर रियल नंबर से देख लो, मान लो ऐसा है, क्या है कि ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है 256, तो 256 माइनस एन बी पता करना है इज इक्वल टू 4, या फिर एन बी माइनस नहीं एन बी माइनस उसके आगे जाएंगे ना, 256 एन बी 4, एन बी माइनस 252 इज इक्वल टू 4। इक्वेशन लिखो एंड देखो, फिर डिसाइड करो कौन सा सही, ठीक है। लेकिन मैं हूंगा तो मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा यार, ये बहुत सही तरीका है, बिकॉज गलती होने के चांसेस कम है। यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिखेगा अपने को कि क्या हो रहा है। अगर ये सीन है, मैं ए को लोड कर रहा हूं तो ए की फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो बीट 4 रह नहीं सकते। अगर ये सीन है, बीट कितने आ रहे 4, मैं इसको लोड कर रहा हूं, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो कम होके यहां आ सकती है, बहुत ज्यादा वैक्स डाला मैंने तो यहां अगर आ सकती है, तो ये हो सकता है वैक्स डालने से ये ट्यूनिंग फोर्क किसके जैसा बिहेव करेगा, तो यहां भी 4 दे रहा था, यहां भी 4 दे रहा, तो कौन सा सीन करेक्ट है, ये, उसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ओके, यहां चलते, जो मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करना, यहां यूज होगा। टू कोहेरेंट सोर्स, कांस्टेंट फेज वाले सिंगल फ्रीक्वेंसी के सोर्स, कोहेरेंट सोर्स ऑफ इंटेंसिटी, द रेशियो ऑफ मैक्सिमा इंटेंसिटी टू मिनिमा, आई मैक्स बाय आई मीन कितना है 25, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, लेकिन करेंगे नहीं, गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी बोला है, अभी का फॉर्मूला √I1 + √I2, वो कर सकते हैं लेकिन वो नहीं करना। क्या करना फिर, आई मैक्स की जगह क्या रखना, A1 + A2 बाय A1 माइनस A2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25s/1, ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट, तो A1 + A2 बाय A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 5s/1। योग वियोग क्रिया, योग मतलब वो योग नहीं यहाँ का, ओके। तो क्या आ जाता है A1 बाय A2, ये 10 में था ना, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल, ओके। A1 बाय A2 क्या हो जाएगा, ये 5 + 1 5 माइनस 1, 5 + 1 6 4, तो कितना आ गया 3/2। नाउ वी नो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो I1 बाय I2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, तो आंसर क्या आएगा 9/4, 9/4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ये 3rd इज करेक्ट। यहां चलते हैं, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान से सुनो। 3 वेव्स प्रोड्यूसिंग डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड, ये पहले का एम्पलीट्यूड, ये दूसरे का एम्पलीट्यूड, ये तीसरे का एम्पलीट्यूड। पॉइंट सक्सेसिव सोर्स विथ फेज डिफरेंस, इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना π/2, इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना π/2, तो इन दोनों का कितना हो गया पाई, इन दोनों का कितना हो गया पाई, तो पाई वालों का सब्सट्रैक्ट होता, आउट ऑफ फेज, एक का क्रेस्ट एक का ट्रफ, तो एक का एम्पलीट्यूड 10 है एक का 7 है, दोनों आउट ऑफ फेज है, दोनों आउट ऑफ फेज है, और 10 और 7 आउट ऑफ फेज, तो रिजल्टेंट कितना आया 10 - 7 बरोबर 3 माइक्रोमीटर आ गया। तो इसका कितना बचा 3, ये 10 का 7 ये खा गया, तो इसका कितना बचा 3। अब ये 3 और 4 में फेज डिफरेंस कितना है π/2, √A² + B², फेज डायग्राम से करते ना, तो √ ये 3 का किसके साथ 4 के साथ कितना है π/2 का फेज डिफरेंस है, अपने वेक्टर का A² + B² cos 90 0, तो √A² + B², तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज 3² + 4², तो ये 25 हो जाएगा, एंड 25 का रूट कितना आ जाएगा 5 माइक्रोमीटर। बी केयरफुल, यहाँ पे ट्रिक क्या है, ये π/2 ये π/2, तो ये पाई, तो पहले 10 में से 7 माइनस करो, इसका मत खेलते बैठो, समझ आ रहा है। कंफर्म कौन सा है, 10 वाले में से 7 कैंसिल हो जाएगा आउट ऑफ फेज की वजह से, √A² + B², तो ऑप्शन नंबर 3। हाँ, जबरदस्त सवाल, ये सॉल्व करवाया था मैंने, ये सॉल्व करवाया था, 2 मिनट देता, करो ये सॉल्व करवाया था मैंने आपको। 3 फ्रीक्वेंसी के नंबर ऑफ बीट्स कैसे निकालेंगे, 200 हर्ट्ज, 201 हर्ट्ज, जल्दी बोलो, एंड 204 हर्ट्ज, इसके नंबर ऑफ बीट्स कैसे निकालेंगे। 2 के तो आप निकाल लोगे, और 2 के पूछेगा भी नहीं फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस करके, 3 के कैसे निकालेंगे।
बोलो इसके नंबर ऑफ बीट्स कितने आएंगे? 201 माइनस 200 मतलब एक बीट। इसके नंबर ऑफ बीट्स कितने आएंगे? 204 माइनस 201, 204 माइनस 201 मतलब 3 बीट। और इसके कितने आएंगे? 4 बीट। ये बीट फ्रीक्वेंसी हो गई। पीरियड किसका आएगा इसका? 1/1। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज पीरियड 1/3, 1/4। 1 सेकंड की बात कर लेते हैं। इसका एक ही बीट सुनाई देगा 1/1 पे। 1 सेकंड में 3 बीट सुनाई देंगे। कब कब सुनाई देंगे? 1/3 पे, 2/3 पे, 3/3 पे। इसके कितने बीट सुनाई देंगे? 4। 1 सेकंड में 4। 1 सेकंड में 4 तो कब कब? 1/4, 2/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। अबे इसके बीट्स 1 मतलब 1 सेकंड में 1 आवाज आएगा। तो कब आएगा? 1 सेकंड खत्म होने के बाद। इसके बीट्स कितने? 3। तो 1 सेकंड में 3 बार आवाज आएगा। तो कब कब आएगा? बीट पीरियड पे 1/3 पे, 2/3 पे, 3/3 पे। इन दोनों के बीट्स कितने? 4। तो 1 सेकंड में 4 आवाज आएंगे। 4 आवाज कब कब आएगा? 1/4 पे, 2/4 पे, 3/4 पे, 4/4 पे। ये वाले ओवरलैप हो जाएंगे। सबसे बड़ा आवाज आएगा आखिरी में 1 सेकंड में, बिकॉज तीनों बीट क्या हो जाएंगे? ओवरलैप। ये कोई ओवरलैप हो रहा क्या? नहीं। इसका बनेगा एक बीट, 1 2 3 4 5 6। मान लो और कोई ओवरलैप होते तो वो भी कंबाइन हो जाते। तो सबसे आखिरी वाला बीट बहुत बड़ा आएगा, डुम। ओके, बाकी छोटे मोटे आवाज आएंगे। तो कितने आवाज आ गए? 6 आवाज आ गए। तो कितने बीट्स? 6 बीट। 4 भी दे दो फ्रीक्वेंसी। 4 का पूछेगा नहीं, वैसे 3 का ही पूछेगा। 1 2 4 का पूछा है तो 1 2 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे करके। फिर वो पैटर्न, फिर ये। इतना पूछेगा नहीं। डॉक्टर बनना है, ओके, पागल नहीं। ओके 1, ऑप्शन नंबर 1। ओके, यहाँ चलते। स्टेशनरी वेव, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट के तो छोड़ देने हमें। ओके, यहाँ चलते हैं। द लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर इतना, डेंसिटी इतना, स्ट्रेस इतना, ना इतना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाय म्यू। म्यू क्या रहता? लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, सही है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हमको? डेंसिटी दिया एंड स्ट्रेस दिया। कोई टेंशन नहीं, देखो फॉर्मूला चेंज करके बता देता मैं आपको। तो म्यू क्या रहता? मास पर यूनिट लेंथ। मास क्या रहता? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय लेंथ। वॉल्यूम क्या रहता? अरे बांडिया, ओके, वॉल्यूम क्या रहता? एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी बाय लेंथ। लेंथ से लेंथ गया तो म्यू के जगह क्या रख सकते? ए रो। ये बड़ा यूज होता। म्यू के जगह क्या रख सकते? ए रो। याद रखो, म्यू की जगह रख सकते ए रो, ठीक है ना। तो म्यू इज इक्वल टू ए रो। इसके आगे डायरेक्ट याद रखो, फटाफट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाय म्यू क्या है बे? ए रो। फोर्स बाय एरिया इज स्ट्रेस। फोर्स बाय एरिया इज स्ट्रेस। समझ गया बच्ची को? ओके, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ स्ट्रेस बाय रो। स्ट्रेस बाय रो। अब अगर ये मेटेलिक वायर है तो सारे स्ट्रेस के फॉर्मूले यहाँ चिपका सकते हैं अपन इलास्टिसिटी के। तो 1/2L, 2 लेंथ कितनी है? 1.25 मतलब 5/4। अरे झंडू बाम, 5/4, 1.25, 5/4। अंडर रूट ऑफ स्ट्रेस कितना है? 3.2 इंटू 10 टू द पावर 8। और ये रो कितना है? 8 इंटू 10 टू द पावर 3। अब देखो कलाकारी, इसको इधर ले लो तो ये 7 हो जाएगा। ये 3 कट गए तो ऊपर 4 बचा। 4 का रूट 2, 10 टू द पावर 2। 8 का 8, 8 चौक 32। 4 का रूट 2, ये 2 से कैंसल। ये 4 ऊपर 5 नीचे, तो 4/5। ऊपर कितना आ गया? 400/5। 5 8 40, 0। तो कितना आएगा? 80 हर्ट्ज। 80 हर्ट्ज, सेकंड ऑप्शन। ओके, म्यू का वैल्यू क्या रहता? ए रो। याद रहने दो, आगे भी यूज होगा। म्यू का वैल्यू ए रो। ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसके जगह पायर स्क्वायर रख सकते हैं। रो इज डेंसिटी। ऑप्शन नंबर 2। यहां चलते हैं। एन ऑब्जर्वर, अब हट, ये भी डॉपलर इफेक्ट। सोर्स ऑफ हेड और डॉपलर ये ना, यस, रिलेटिव चेंज इन अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, शोर्स एंड विशल ऐसा कुछ है नहीं। सिट्टी बिट्टी मारना छोड़ दी भाई हमने, ठीक है, शरीफ बन गए हम। रमजान है पहले, जो कि शादी हो गई। ओके, नहीं शादी के बाद और एक चांस रहता है, लेकिन जान दो अब क्या करते हैं, अब छोड़ो। ओके, क्या है भाई? अपरेंट फ्रीक्वेंसी। हाँ ये अच्छा है।
किसका? ओपन पाइप ऑफ लेंथ एल ओपन एट वन एंड। वन एंड का पैटर्न क्या रहता सर? पहला ये रहता, दूसरा ये रहता, तीसरा ये रहता। ये कार्टून नहीं है, पैटर्न है, समझ आ रहा ना? लेंथ रहता उसमें। ओके, तो यहां पे एल क्या आता? लैम्बडा बाय 4। एल क्या आता? लैम्बडा बाय 4। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 4l। लैम्बडा इज इक्वल टू 4l। यहां क्या आता? एल इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाय 4। 3 लैम्बडा 1 बाय 4। वेवलेंथ बदल जाती ना। यहाँ पे एल क्या आता? 3 लैम्बडा 1 बाय 4। तो लैम्बडा 1 कितना आता? 4l बाय 3। यहाँ पे लैम्बडा 2 कितना आता? सॉरी, डायरेक्ट लैम्बडा 2 नहीं आता। यहाँ पे क्या आता? l इज इक्वल टू 5 लैम्बडा 2 बाय 4। तो लैम्बडा 2 कितना हो जाता? 4l बाय 5। ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। तो 4l बाय 3, 4l बाय 5, 4l बाय 3, 4l बाय 5। ऑड हार्मोनिक्स से आंसर आ जाता। 1 3 5 दिख रहा, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। ओके, तो कौन से रहता फिर? ऑप्शन नंबर 4। इन केस ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप का आवाज खराब रहता बिकॉज सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स रहते। फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन, एक मतलब 3, पहला ओवरटोन मतलब 3, दूसरा मतलब 5, तीसरा मतलब 7, मतलब डबल करके एक ऐड करना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन इज इक्वल टू 2p प्लस 1 इंटू n। ये किसके लिए? क्लोज पाइप के लिए, क्लोज पाइप के लिए। एंड ओपन पाइप के लिए एक ऐड होता सिर्फ। फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन इज इक्वल टू p प्लस 1 इंटू n। किसके लिए पूछा? क्लोज के लिए। तो क्या आना चाहिए? 2p प्लस 1। -1 नहीं आ सकता, पहले के लिए डिस्टर्ब हो जाएगा फिर। 2p प्लस 1, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। यहां चलते हैं। वेव एनर्जी, ठीक है। द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड लूप लेंथ, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये एक वेव है, ये दूसरा वेव है, दोनों का सुपरपोजिशन होगा तो स्टेशनरी वेव बनेगा। स्टेशनरी वेव बनेगा तो 2a एम्पलीट्यूड। 2a मतलब 20 20, 10 और 20, 10 और 10 20। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। एक वेव, दो वेव, एम्पलीट्यूड जो स्टेशनरी वेव का रहता है कितना रहता है? 2a। लूप लेंथ मतलब लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2। अच्छा, जब वेव मिक्स होकर स्टेशनरी वेव बनता तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ बदलती क्या? नहीं, वो सिर्फ मिक्स हो जाते उसमें। ओके, तो हमें वेवलेंथ पता करनी होगी। तो लूप लेंथ हमें जो पूछा है ये रहता लूप, ये लेंथ हमें पूछा है, तो ये लेंथ कितनी रहती? लेंथ विल बी लैम्बडा बाय 2। तो हमें पूछा है लैम्बडा बाय 2 कितना है। तो लैम्बडा कहां से मिलेगा भाई? ये 2 पाई मत भूलना, इसको यहां मल्टीप्लाई करो, यहां मल्टीप्लाई करो, तो ओमेगा टी kx। तो जो x के साथ है वो k है, कमीना है। जो x के साथ है वो कमीना है। ओके, अपने x के साथ घूम रहा, कमीना ही होगा। ओके, तो k इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 0.02। सही है कि नहीं? इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो x के साथ आएगा वो k होगा। तो अब k क्या? 2 पाई बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 0.02। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, लैम्बडा उधर ले लो, लैम्बडा इज इक्वल टू 1/0.02, मतलब ये हो जाएगा 100 बाय 2, मतलब ये हो जाएगा 50। ठीक है ना? तो 50 वेवलेंथ आया, लेकिन ये यहाँ चिपकाएंगे बिकॉज हमें लूप की लेंथ पूछा है। तो लूप की लेंथ कितनी आ जाएगी? 25 यूनिट। तो सेकेंड, 20 एम्पलीट्यूड और 25 लूप लेंथ। सेकेंड इसका 2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, लीनियर मास डेंसिटी इतना, टेंशन इतना, बोथ एंड आर फिक्स्ड, वाइब्रेट इन स्टैंडिंग वेव पैटर्न ऑफ 4 एंटी नोड। 4 एंटी नोड मतलब रस्सी में 1 2 3 4, ये ऐसा होगा, बराबर है। एक लूप रहता फर्स्ट मोड, 2 लूप रहते सेकंड मोड, 3 लूप रहते थर्ड मोड, 4 लूप रहते फोर्थ मोड। तो जो फ्रीक्वेंसी पूछा वो आता 4n। 4 एंटी नोड में फ्रीक्वेंसी कितनी? 4n, 2 में 2n, और पहले मोड में n। एक लूप रहता है, एक जगह हम उसको डिस्टर्ब करते, ऐसे ऐसे ऑसिलेट होता। तो 4 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या रहती? 1/2l √t/μ। ओके, तो अब देखो भाई ये क्या हो जाए? 4 2 ये पे क्या आ जाता? 2 बाय लेंथ कितनी है? 2, लेंथ कितनी है? 2 √ टेंशन, टेंशन का है 52 एंड लीनियर मास डेंसिटी 5.2 इंटू 10⁻⁻²। बड़े अच्छे रहते हैं नए दामाद के वैसा हमारा पूरा सिस्टम करते, कैलकुलेशन होना प्रॉपरली, जिसको आता उसको, लेकिन कैपेबल होना चाहिए। पैसा रहा तो जमा ही बनाते, नहीं तो नहीं बनाते भाई। ओके, तो क्या होगा भाई? देखो ये -1 है ना, इधर ले लो, क्या हो जाता? -3। जोल हो रहा क्या रे?
क्या ये, अच्छा वही तो बोला मैं यार, अच्छा मतलब छोटी बहन पसंद थी। ये -3, तो -3 का क्या हो गया, -4 हो जाता, तो ये कैंसिल, -4 ऊपर जाके +4, +4 मतलब 10,000, 10,000 का रूट 100 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ये थर्ड ऑप्शन। ओके, यहाँ चलते हैं, क्या है, अ स्ट्रिंग वाइब्रेट इन 5 सेगमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्ज, द फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ 2 सेगमेंट, एक सेगमेंट तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 2 सेगमेंट तो 2n, हमसे 2n पूछा है 2 सेगमेंट में वाइब्रेट, और 5 सेगमेंट की दिया है, 5 सेगमेंट मतलब 5n, 5 सेगमेंट मतलब 5n, 4 था तो 4n लिया था, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, तो 5n इज इक्वल टू 480 हर्ट्ज, 5 का 5, 5 नम 45, 5 30, तो n कितना आ गया 96 हर्ट्ज, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और 2 सेगमेंट में पूछा, 2 सेगमेंट में पूछा मतलब 2n पूछ रहे हैं, तो 2n मतलब 2 इंटू 96, 6 दूनी 12, 1 9 दूनी 18, 19, 192 हर्ट्ज, 192 हर्ट्ज, ठीक है। रस्सी के वाइब्रेशन कैसे रहते सर, ये रहता फंडामेंटल, दूसरा मोड कैसा रहता सर, ये रहता दूसरा मोड, तीसरा मोड कैसा रहता सर, 3 लूप ले लो, ऐसे करके ये रहते स्ट्रिंग के, सही है। आप पाइप के अगर ले रहे आप ओपन है तो ये पहला मोड, फिर दूसरा मोड ये ऐसा, फिर नीचे एक लूप बढ़ जाता, करते रहो कंटिन्यू, एंड ओपन एट बोथ एंड रहा तो ये पहला मोड, फिर दूसरा मोड एक लूप बीच में बढ़ा दो, ठीक है। तो जिसके हिसाब से डिसाइड करो फिर, ओके। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सही है। यहाँ चलते क्या है, द वेव, ठीक है, ये दिया है कुछ है, ये स्टेशनरी वेव्स है भाई, दिख रहा है कि नहीं, ये किसका पैटर्न है, स्टेशनरी वेव्स का। तो हमें क्या पूछा है, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब λ/2, शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ इज λ/2, तो लैम्बडा कहां से आएगा, kx से, लैम्बडा कहां से आएगा, kx से, तो kx फंक्शन सेंटीमीटर सेकंड, ओके। शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ मतलब पहला मोड, एक लूप तो बनेगा ही बनेगा, मतलब λ/2 पूछा है, l इज इक्वल टू λ/2, तो kx, k इज इक्वल टू 0.025 पाई, ओके, x को छोड़ दो, नया पकड़ो अब, ओके, k कितना रहेगा 2 पाई बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 0.025 पाई, पाई से पाई निपट गया, लैम्बडा उधर चला गया, लैम्बडा उधर चला गया, तो ये 2 बाय 0.025 होगा, 1 2 3 0 ऊपर बढ़ा दो तो 2000 हो जाएगा, नीचे 25 बचेगा, 25 का 25, 25 8 2 6, सही जा रहे ना अपन, ये 0, तो लैम्बडा 80 हो गया, लैम्बडा 80 हो गया, तो λ/2 कितना 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर आने तक ऑप्शन कभी नहीं देखना, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। यहां चलते, बड़ा इंटरेस्टिंग है, 2 वाइब्रेटिंग सेम मटेरियल, 2 वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, जरा ध्यान दो, मटेरियल सेम है मतलब दोनों की डेंसिटी सेम, स्ट्रेच अंदर सेम टेंशन, दोनों का टेंशन कैसा है सेम, वाइब्रेटिंग विद सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी भी सेम, रेडियस का रेशियो पहले का 2r है, बी केयरफुल बेटा, पहले का 2r है दूसरे का r है, द रेशियो ऑफ देयर लेंथ, इसकी L1 लेते इसकी L2 लेते, जरा ध्यान दो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला रहता 1/2L अंडर रूट ऑफ t बाय ए रो, म्यू की जगह ए रो रख सकते, n सेम ये सेम, तो 1 इज इक्वल टू 1 बाय एल, कॉन्स्टेंट चीजें छोड़ दो ना रे, ओके, इनटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई आर स्क्वायर, रो भी कॉन्स्टेंट है, हटाओ रो को, ये पाई को हटा दो, तो आर स्क्वायर का रूट आर, मतलब एल आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो L1 बाय L2 इज इक्वल टू R2 बाय R1, R2 बाय R1, R2 कौन सा है R, बी केयरफुल, और R1 कौन सा है 2R, R कैंसल, 1s2 2, वैसे 2s2 1 आंसर है भी नहीं, तो क्या आएगा 1s2 2। इक्वेशन दिया गया y इज इक्वल टू 2a साइन ओमेगा t cos kx इन द इक्वेशन, द क्वांटिटी ओमेगा बाय k, वेलोसिटी किसकी, वेव की पार्टिकल की, वेव की, पार्टिकल की तो a ओमेगा रहती, या ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रहती, स्पीड ऑफ आइदर कंपोनेंट ऑफ वेव, बिल्कुल सही, स्टेशनरी वेव तो प्रोपगेट नहीं होता, ओमेगा बाय के क्या आता स्टेशनरी वेव से, इंडिविजुअल वेव की वेलोसिटी,
बिकॉज स्टेशनरी वेव ट्रेवल करता क्या नहीं, उसकी तो वेलोसिटी कितनी रहती, 0। तो स्टेशनरी वेव के एक्सप्रेशन में ओमेगा बाय के से क्या आ जाता, इंडिविजुअल वेव की वेलोसिटी। टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग अलोंग सेम पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन इंटरफेयर विद ईच अदर, रिजल्टेंट वेव ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ लूप्स, दिस इज कॉल्ड एज स्टेशनरी वेव्स। तो क्या भाई, ऑप्शन नंबर 2। A wire of length L, tension T, radius R vibrate in a fundamental of mode of frequency, A wire है, A wire, लेंथ है L, टेंशन T, रेडियस R, फ्रीक्वेंसी F। तो भाई F क्या हो जाता है, F होता 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाय पाई R स्क्वायर रो, पाई R स्क्वायर रो। तो R बाहर आ जाता 1/2LR अंडर रूट ऑफ T बाय पाई रो, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अच्छा, अब क्या करना है, अनदर स्ट्रिंग, दूसरी स्ट्रिंग है, लेंथ 2L, टेंशन 2T, रेडियस 2R, वाइब्रेट विथ फ्रीक्वेंसी F डैश। मटेरियल सेम लेना पड़ेगा, कुछ बोला नहीं है अब तो, ठीक है। तो F डैश क्या होगा, F डैश विल बी 1/2, लेंथ कितनी है 2L, रेडियस कितनी है 2R, टेंशन कितना है 2T बाय पाई रो। तो ये 2, ये √2, ये 2 बाजू में ले लो, 2 2 4 हो गया ये, ओके। ये √2 बाय 2 इंटू 2, ये 2 और ये √2 छोड़ दिया, तो जो बचा वो F है। ये 2 और ये √2 बाजू में ले लिया, तो जो बचा वो F है। तो ये अगर कट गया तो ये √2 यहां चढ़ जाएगा, तो F/2√2 विल बी द आंसर, F/2√2 विल बी द आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। यहां चलते हैं, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव। एक साइन रहता है, एक कॉस रहता, इतना सबको मालूम है, मतलब कितना, π/2। प्रेशर वेव का इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये वो जेई में तो पूछता हो, लेकिन इतना तो याद होगा तुमको, एक साइन रहता है, एक कॉस रहता, तो कितना, π/2 या है ना, यस। ये देखो, इफ इन अ स्टेशनरी वेव द एम्पलीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू एंटीनोड, बहुत जबरदस्त कंसेप्चुअल सवाल है बेटा। एम्पलीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू एंटीनोड, एंटीनोड का एम्पलीट्यूड 2a रहता, और यहाँ पे 2a कितना है 4 सेंटीमीटर। जरा ध्यान देना बेटा, द एम्पलीट्यूड ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्टिकल ऑफ मीडियम लोकेटेड एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन नोड एंड एंटीनोड। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, स्टेशनरी वेव दो तरह के बनते, एक पैटर्न ये रहता और एक पैटर्न ये रहता। तो इसमें एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन कॉस है और इसमें एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन साइन है, बिकॉज 0 पे नो। समझ आ गया। तो यहां पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रहती वो आती 2a साइन kx, 2a साइन kx, चारों बताया था मैंने, प्लस माइनस सब कुछ। और यहां पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आती वो क्या है, 2a cos kx। जरा ध्यान दो कौन सा यूज करना है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, एम्पलीट्यूड पे कितना है, एम्पलीट्यूड पे ये एंटीनोड पे एम्पलीट्यूड 4 है, मतलब 2a की वैल्यू कितनी है 4। ओके, हमें कहां की पता करनी है, the amplitude corresponding to the particle medium located exactly midway between node and antinode। तो node and antinode ये यूज कर लेते हैं, यहां की एम्पलीट्यूड बताना है आपको, a डैश। ओके, तो क्या होगा बेटा, देखो इन दोनों में जो पाथ डिफरेंस है वो λ/8 है क्या, λ/2, λ/4, λ/8, इन दोनों में पाथ डिफरेंस कितना है λ/8। तो मैं बोलूंगा a डैश इज इक्वल टू 2a कितना है 4 साइन k, k क्या रहता 2π/λ, 2π/λ इनटू x, x मतलब पाथ डिफरेंस, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है λ/8, λ/8, लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल, 2 4 जा 8, π/4 मतलब 45, 45 कितना 1/√2। तो 4 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 1/√2, √2 कैंसिल तो रूट यहां चढ़ गया, तो क्या आ गया 2√2। समझे, तो 2√2 विल बी द आंसर। अब इसमें स्किल क्या है कि ये यूज करना कि ये देखो कन्वीनियंट क्या था, नोड और एंटी नोड के बीच का पूछा, तो पहले नोड बना फिर एंटी नोड, उसके बीच मतलब कौन सा आएगा साइन वाला, और एंटी नोड और नोड के बीच का पूछता तो इधर से करते, बताओ
ठीक है, सेम ही आता। ओके, 2 ये है ना अपना, यस। पता नहीं इन्होंने क्या क्या किया। ओके, ये इधर चलते, क्या है भाई, एल्यूमिनियम रॉड ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर क्लैम्प्ड एट द इट्स मिडल पॉइंट इज सेट इनटू द लॉन्जिट्यूडनल वाइब्रेशन। ठीक है भाई, मतलब क्या बोल रहा है, ये एक रॉड है। अब बिना एक्सप्लेनेशन के रैंडम भी जाओगे डायरेक्ट तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2L/T/m, लेकिन समझना ही है तो बीच में इसको रोक के रखा है, ऐसे वाइब्रेट होने दे रहा, मतलब ये पैटर्न बना भाई, मतलब रस्सी का फंडामेंटल मोड। इसको काट के ऐसे जोड़ दो तो क्या हो गया, रस्सी का फंडामेंटल मोड। तो फ्रीक्वेंसी क्या रहती रस्सी की, F = 1/2L/T/μ। ओके, अच्छा, यहाँ पे यंग्स मॉडुलस फलाना ढिमकाना की बात चल रही, तो क्या यूज करेंगे, 1/2L/y/ρ। साउंड वेव्स के लिए यंग्स मॉडुलस बाय रो आता, या फिर इसको करो πr², या वही आता यार, ठीक है। तो अब 1/2L, 1/2, लेंथ 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, √ यंग्स मॉडुलस 7.8 × 10⁻10, यहाँ पे भी कैलकुलेशन खतरनाक लेवल पे करेंगे अपन, डिवाइडेड बाय रो कितना है 2600, 2600। जरा ध्यान दो बेटा, ये 2 0 हटाएंगे, ये 2 0 हटाएंगे तो इसके 2 माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बचा 1/2, देखो आंसर कैसा लाएंगे, 1/2 √ ऊपर बचा 7.8, नीचे बचा 26 × 10⁻4, मानते हो 8 का 4 आ गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 का रूट 2, 4 का रूट 2, तो 1/4 आएगा, 1/4 × 10⁻4, तो आंसर 0.25 × 10⁻4। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अब क्या आएगा आंसर, कितना आ गया अपना 2500 हर्ट्ज। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स का दिमाग लगता, जरा ध्यान से सुनो। हमने क्या किया, ये ऊपर क्या था 7.8, 7 चौक 28, या फिर 8, मतलब हमने क्या किया 2500। एक मिनट, पहले दिमाग छोटा तुम्हारा, उल्टा नहीं करेंगे हम, समझने के लिए इजी मेथड, इससे भी आएगा लेकिन थोड़ी सी उल्टे का उल्टा करना पड़ेगा। फिर ध्यान से सुनो, इसको हटा देता मैं, जाना भाई क्यों सता रहा, ये हट गया, ये आ गया, ठीक है भाई। ओके, 10⁻4। अब क्या करेंगे, 2 3 = 6, 2 9 = 18, 2 1 = 1, 2 3 = ये हो गया। तो ये क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट हो जाएगा, अभी इसको 4 ले सकते, इतनी जबरदस्ती हो सकती, ये और ये गया, तो 1/√13 आया, 1/√13, और ऊपर कितना आया 10,000। ओके, तो √13 मतलब 16 होता तो 4, 3.2 समथिंग, तो ये 10,000/3.2 कुछ आएगा, तो 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3333, मतलब 3000 के नजदीक वाला, 3000 के नजदीक वाला कौन सा लग रहा है, ये, ठीक है। इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा भाई, क्या होता देखेंगे, सही है, ठीक है। ऐसे करके यहां चलते, क्या ये डॉपलर इफेक्ट है, ये डॉपलर इफेक्ट है, ठीक है। छोड़ो इसको, स्ट्रेट रोड क्रॉसिंग एंड ये वन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, भागो, सर्कुलर मोशन, सिर्फ काइनेमेटिक्स है, बहुत इजी है, फटाफट करते। देखो क्या बोल रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। यहां पे जब व्हीकल है, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे mv²/r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेंगे ना, बॉडी को रेस्ट करेंगे। यहां पे जब व्हीकल है, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर mv²/r, तो सबसे ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन बी पे होगा, मैक्सिमम एट बी, सही है कि नहीं, बिकॉज n = mv²/r + mg, और सबसे कम यहां होगा mg - mv²/r, और दोनों के बीच में यहां होगा। ऑर्डर भी पूछ सकता, तो सबसे ज्यादा बी पे, सबसे कम सी पे, और दोनों के बीच में ए पे, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर 2, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, यहां चलते हैं, जरा ध्यान से सुनना,
ये बड़ा डेंजर रहता, कभी RG आता, कभी 2RG आता, कभी कुछ आता, कभी कुछ आता। ध्यान से सुनो, अ पार्टिकल ऑन द टॉप ऑफ हेमिस्फीयर, क्या बोल रहा है, विदाउट स्लाइडिंग। विदाउट स्लाइडिंग मतलब कांटेक्ट छूटना पड़ेगा, कांटेक्ट छूटना पड़ेगा मतलब नॉर्मल रिएक्शन जीरो। नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया तो mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv²/r। रटके नहीं जा सकते, mg इज इक्वल टू mv²/r। और एक चीज क्या रहेगी यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन, तो बड़ा कांटेक्ट छूटना होगा तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो, तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो तो mv²/r इज इक्वल टू mg। बेटा मास से मास गया, r उधर ले लो, v इज इक्वल टू √rg। अच्छा, इसका और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टॉप पे rg रहता है, इसका कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे कोइंसिडेंटली हुआ है। और एक चीज याद रखो, बाउल में गोटी घूम रही है तो यहाँ पे स्पीड कितनी रहती, v इज इक्वल टू √2rg। बाउल में बॉटम में स्पीड कितनी रहती है, √2rg। इसका ऑप्शन सेलेक्ट किया गया हमने, यस, ऑप्शन नंबर 1। 2 kg stone at the end of string 1 meter long is reeled in a vertical circle at some point and tension at any point is equal to mv²/r plus mg cos theta। और सही है कि नहीं, टेंशन एट एनी पॉइंट बहुत फेमस सवाल है। टेंशन एट एनी पॉइंट 51.6, मास कितना है भाई 2, v² 16, 4 है ना, 4 का स्क्वायर 16, r कितना 1 प्लस m कितना 2, g कितना 9.8, cos थीटा विल डिसाइड द पोजीशन ऑफ बॉडी। cos थीटा बॉटम से गिनते ना हम। अरे कैसा पैदा हुए रे तुम, ये यहाँ पे थीटा कितना रहता 0, यहाँ पे थीटा कितना 90, यहाँ पे थीटा कितना 180, यहाँ से पकड़ते हैं तुम, यहाँ पे ये एट एनी पॉइंट की बात हो रही है, एंगल कितना थीटा, ठीक है। अच्छा तो देखो भाई ये कितना हो गया 51.6, ये कितना हो गया 16 दूनी 32, इसको इधर ले लेते, 51.6 माइनस 32 इज इक्वल टू 19.6 इंटू कॉस थीटा। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे 19.6 आता, इज इक्वल टू 19.6 कॉस थीटा। भाई ये निपट गया, तो कॉस थीटा आ जाता 1, तो थीटा आता 0, यहाँ पे बड़ा घपला करते तुम 90 लिख लेते, साइन का रहता वो, ओके इंटरनेशनल लोग हो तुम, ओके। तो कहाँ होगा भाई, बॉटम पे, कहाँ होगा बॉटम, एट द बॉटम ऑफ सर्कल, जहाँ पे टेंशन मैक्सिमम रहता, ठीक है। 6 mg 0 3 mg वो किया था ना हमने, टॉप बॉटम में डिफरेंस 6 mg का रहता। यहाँ चलते, द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच ड्राइवर कैन फ्लैट कर्व इतना, v इज इक्वल टू √μ/r(g), हल्के मत लो, ये आ जाएगा, म्यू कितना है 0.6, 150, g 10, ये गया इधर 15 सकी 90, तो 900 आता ना, 900 मतलब 30 विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर 2। A spaceman during traveling period rotated at the seat of horizontal length इतना, it can rotate इतना, maximum number of, ठीक है। तो हमें फ्रीक्वेंसी पता करनी है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना ले सकता है 9g, बड़ा ही डिप्लोमेटिक सवाल है, बहुत बार पूछा गया है, ओके, अलग अलग एग्जाम में। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 9g, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r⍵² इज इक्वल टू 9g। r कितना है इसका, रॉड का लेंथ कितना है 5 मीटर, 5 इंटू 4π² f² इज इक्वल टू 9g, समझे कि नहीं। ओमेगा की जगह 2πf चिपका है, π² से ये निपट गया, ओके, 5 चौक 20, तो f² कितना आया, f² विल बी 9/20, 9/20, तो f विल बी √0.45, सही है कि नहीं। अभी ये 0 कैंसल, 0.9, फिर 2 से 0.45, तो आंसर 0 से 1 से कम होना चाहिए, आंसर 1 से कम, 0.45 का रूट और कम हो जाएगा, मतलब 0.675। रेलवे ट्रैक क्यों बैंक करते, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो रहता नॉर्मल रिएक्शन का वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता। द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अ ट्रेन इज ऑब्टेन्ड बाय द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन, ओके। एग्जाम में अगर तीसरा आंसर आ रहा है तो एक बार चौथा पढ़ लेना, फिर सेलेक्ट करना, नो फ्रिक्शन गलत, इसका कोई लेना देना नहीं, पढ़ लेने को बोला मैं, सेलेक्ट करने को नहीं है, नहीं तो क्या है, ओके। ये बड़ा अच्छा सवाल है यार, बहुत अच्छा सवाल है, अगर बहुत टफ पेपर आता है तो ये सवाल पूछेंगे। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कल विद स्पीड v इज इक्वल टू 80, टोटल एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन में 2 एक्सेलरेशन रहते हैं, एक टेंजेंशियल एक सेंट्रीपिटल, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या रहता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt,
तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ ए इंटू टी। तो ए टी कितना आ गया, ए टी आ गया ए, ए टी क्या आ गया ए। अच्छा, अब व्हेन इट ट्रेस 1/8 ऑफ सर्कमफरेंस, ठीक है। अच्छा, तो ए टी अगर ए आ गया तो हमें नेट एक्सेलरेशन पूछा है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या रहता है, नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब ए सी क्या रहता सर, ए सी रहता वी स्क्वायर बाय आर। वी क्या है वे, वी ए टी है, फंक्शन ऑफ टाइम, तो v की जगह ए टी चिपकाएंगे, ए टी स्क्वायर बाय आर, मतलब ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाय आर। ए सी क्या आ गया, ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाय आर। इसको ऐसे लिखता मैं, ए इंटू ए टी स्क्वायर बाय आर, ए इंटू ए टी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका थीटा, ठीक है। तो 1/8 है ना, तो थीटा इज इक्वल टू 1/8 ऑफ 2 पाई। अबे पूरा सर्कल में 2 पाई, 1/8 कवर किया तो क्या हो जाएगा, ये पाई बाय 4। थीटा कितना आएगा, पाई बाय 4। अच्छा, अब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, दोनों एक्सेलरेशन है, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगा। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इनिशियली रेस्ट, अब इतनी मैच्योरिटी चाहिए, कहां दिया है, कैसे दिया है, बन फिर डॉक्टर। तो ओके, तो थीटा कितना है भाई, पाई बाय 4। थीटा कितना है, पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1/2। अल्फा क्या रहता है, ए टी बाय आर, ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू ए टी बाय आर इंटू टी स्क्वायर। अब देखो भाई, ये पाई बाय 4 का पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए टी की जगह ए रख सकते हैं, तो ए टी स्क्वायर बाय आर, समझे। ए टी की जगह क्या रख सकते हैं, ए टी स्क्वायर बाय आर। तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहां देखो, ये जो ए टी स्क्वायर बाय आर है, ए टी स्क्वायर बाय आर, इसे जगह क्या रख सकते हैं, पाई बाय 2। तो ये क्या आ जाएगा, ए इंटू पाई बाय 2, ए इंटू पाई बाय 2। ए सी आ गया, ए टी आ गया। अब ए नेट निकालेंगे, तो अंडर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए सी क्या है, ए पाई बाय 2, मतलब ए स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4। 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, 4 कॉमन निकल जाएगा, तो 4 कैसे कॉमन निकलेगा, 1/2। ए स्क्वायर भी कॉमन निकलेगा, तो इंटू ए, अंदर क्या बचेगा, 4 प्लस पाई स्क्वायर, ए बाय 2 अंडर रूट ऑफ 4 प्लस पाई स्क्वायर। ए बाय 2 यहीं पे आ गया, ए बाय 2 अंडर रूट ऑफ 4 प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है। बड़े स्किल लगते हैं ये सारी चीजें एंड टाइम पे याद आना, ठीक है ना, समझ में आया। तो ऐसे करके खेलते जाना है, और ये कब करने का सवाल है, आखिरी में, या फिर अगर सॉल्व करा हुआ रहेगा तो उसको याद आ जाएगा, बोलेगा यस मैंने पढ़ा था, मेरे को आया था, ओके, कुछ अच्छे कर्म किए थे, ओके। 4 यहां चलते भाई। द स्पीड ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कल स्लोज डाउन एट अ रेट ऑफ 3 at any instant the magnitude of total acceleration is 5, particle speed is 12। देख भाई टोटल एक्सेलरेशन 5 है, ओके, स्पीड मतलब ये टोटल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 3 है, तो अब इतने छोटे बच्चे नहीं रहे तुम, सेंट्रीपिटल 4 हो जाएगा। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, वो 5 ये 3 तो ये 4। v दिए वाला है, ए सी की जगह क्या रख सकते हैं, वी स्क्वायर बाय आर। ए सी कितना आया 4, v कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144, रेडियस पूछा, रेडियस इज इक्वल टू 144 बाय 4, 36 आएगा के, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 36 मीटर, 36 मीटर, समझ आ गया। मतलब टोटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया था, उससे सेंट्रीपिटल निकाला, सेंट्रीपिटल से आर निकाला, इससे फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, वो अच्छा सवाल बनेगा, ओके। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। यहां चलते भाई, मोटर कार इज ट्रेवलिंग ऑन द रोड इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, मतलब ये क्या है, एटी, 5 आता है इसका आंसर। एटी कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसी क्या रहता है, वी स्क्वायर बाय आर। काइनेमेटिक्स में क्या ही पूछेंगे, वी स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर 3600, आर कितना है 1200, ये 20 कैंसिल, 12 36, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो नेट एक्सेलरेशन रहता क्या रहता, अंडर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और एक 3 है एक 4 है तो 5 आ जाता।
ठीक है ना। तो टोटल एक्सेलरेशन 5। बी केयरफुल, एक बार कंफर्म कर लेना, एग्जाम में कुछ घपला कर सकते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं। ये 3 क्या है भैया, पार्टिकल P मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस A विद स्पीड V, C इज द सेंटर, AB इज द डायमीटर, एंगुलर स्पीड अबाउट P, A एंड C सर्कल है, ये डायमीटर है, AB, ये इसका सेंटर है, ये पार्टिकल P है जो घूम रहा है यहां से यहां तक, ये P पार्टिकल है जो घूम रहा है। तो ये एक कर लेते हैं एंड ये एक कर लेते हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये रेडियस r, ये रेडियस r, आइसोस्केल ट्रायंगल के बेस के एंगल कैसे रहते सेम, ये थीटा, ये 2 थीटा एक्सटीरियर एंगल। अरे अल्लाह, समझ आ गया, ये थीटा तो ये 2 थीटा। हमें क्या पूछा है, रेशियो ऑफ अबाउट ए, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ए टू एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सी, थीटा अबाउट ए बाय टी, थीटा अबाउट सी बाय टी, टी कैंसल, तो एंगुलर वेलोसिटी थीटा बाय टाइम रहेगा ना, तो टी टाइम में यहां से यहां गया, तो हमें इसके अबाउट और इसके अबाउट देखना है। तो इसके अबाउट कितना एंगल गया, सी के अबाउट 2 थीटा, तो सी के अबाउट 2 थीटा, तो 2 थीटा नीचे। अच्छा, ए के अबाउट कितना गया, थीटा, ए के अबाउट एंगल कितना गया, थीटा कैंसिल, 1:2, 2:1 भी आंसर है, बी केयरफुल, 1:2। क्या सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 रह सकता, नहीं, घूमेगा ही नहीं ना फिर। सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 नहीं रह सकता, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए ही चाहिए। अगर टेंजेंशियल नहीं है तो वो यूसीएम है, अगर टेंजेंशियल है तो वो नॉन यूसीएम। ठीक है, मतलब दोनों ऑप्शन कौन से, 3 और 4, 3 और 4, क्लियर है। तो 3 और 4 दोनों सर्कुलर मोशन, एक यूसीएम है एक नॉन यूसीएम है, और बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कोई सर्कुलर मोशन नहीं होगी। ये भी अच्छा सवाल है। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स दिया है mv² इज इक्वल टू -k/r²। ओके, तो एक r कैंसिल, तो क्या आता, mv² इज इक्वल टू -k/r। काइनेटिक एनर्जी क्या रहती, काइनेटिक एनर्जी रहती 1/2 mv² एंड काइनेटिक एनर्जी नेवर निगेटिव। तो ये निगेटिव कैसे हटाएंगे सर, वेक्टर फॉर्म बोल के हटा दो। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर, ये 1/2 mv² कितना है, k/r, काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं रहती, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, k/2r। नाउ इट्स टर्न ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है, u इज इक्वल टू, सॉरी f या फिर u इज इक्वल टू, सही जा रहे अपन, u इज इक्वल टू, स्टेप वाइज करेंगे यार, 2 मिनट के लिए काय को टेंशन, सुनो। f क्या रहता, f इज इक्वल टू -du/dr, तो du क्या रहता, du रहता -f × dr, तो u क्या रहता, इंटीग्रेशन ऑफ -f × dr, तो इंटीग्रेशन ऑफ -f कितना है, -k/r², विथ साइन रखना पड़ेगा भाई, -k/r² × dr, माइनस माइनस प्लस, k कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ r⁻² -2 × dr, ये k का k, r⁻² -2 का इंटीग्रेशन, r⁻² -2 + 1 बाय -2 + 1, तो -2 + 1 इज -1, तो क्या आ गया, -k/r, बिकॉज ये क्या था माइनस, तो फाइनली क्या आ गया, -k/r। एंड सर्कुलर मोशन बाउंडेड है, तो पोटेंशियल एनर्जी गलती से तुम प्लस भी ला रहे हो तो लिखना क्या पड़ेगा, माइनस ही लिखना पड़ेगा, बिकॉज बाउंडेड सिस्टम है ना, बंदे वाला है, घूम रहा है, तो -k/r। हमसे पूछा है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक कितनी आई रे, k/2r, पोटेंशियल -k/r, आधे में से एक गया माइनस आधा, आधे में से गया माइनस आधा, तो -k/2r, -k/2r। वैसे k/2r का एक ही ऑप्शन है, तो वही आएगा -k/2r, ऑप्शन नंबर 1। समझ आ गया। देखो स्टेप कैसे है, फोर्स दिया था, फोर्स से हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला यूज करके काइनेटिक निकाला, एंड फंडामेंटल यूज करे, काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं रहती। फिर पोटेंशियल एनर्जी किससे आएगी, F इज इक्वल टू -du/dr, तो u दिया, फोर्स पूछा तो डेरिवेटिव लो,
फोर्स दिया, यू पूछा तो इंटीग्रेट करो, ठीक है ना। तो अच्छा सवाल है, ये आ गया। थैंक यू बोला भाई, थैंक यू बोला पे वेलकम बोलो, चलो ठीक है।